ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो क्या आप अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जिसकी मोहब्बत की शिद्दत इतनी है कि वो अल्लाह की मोहब्बत पर हावी है? ये एक बड़ा कीमती सवाल है और ये हम सब लोगों की ज़िंदगी में आता है। आज इस सवाल को यहाँ पे रखने का मकसद क्या था? आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक इंसान को ड्रॉ करने की पूरी कोशिश की है, अपनी कोशिश के मुताबिक। और ये एक इंसान, अब आपने ये समझना है कि ये जो है ये आप हैं, ठीक है? समझ सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरह से हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं खुद को। अब ये इंसान एक सर्कल के अंदर मौजूद है। ये उसका पर्सनल सर्कल है। यहाँ पर इसको ना मैं हेडिंग दूंगी कि ये जो सर्कल है ना, ये उसका पर्सनल सर्कल है। इस पॉइंट को बड़ा सही से समझिएगा, ये आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गिरा खोलने वाला है आज। ये पर्सनल सर्कल है आपका। अब ये जो बाकी के सर्कल्स मौजूद है ना, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2 एंड दिस इज द सर्कल नंबर 3, ऐसा ही है। अब यहाँ पर इन सर्कल्स के अंदर मैं कुछ लिखने लगी हूँ। सर्कल के अंदर मैं लिखने लगी हूँ जी डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं जॉब, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं फैमिली, और उसके बाद बाकी जगहों पर मैंने सर्कल ड्रॉ क्यों नहीं किया? इस सर्कल्स को ड्रॉ करने का मकसद क्या है? ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, इसका मतलब क्या है? और हमारी मेजॉरिटी अल्लाह की मोहब्बत में शदीद नहीं है। हमारी मेजॉरिटी किसी ना किसी मादी चीज़ की मोहब्बत में इतनी शिद्दत में आगे जा चुकी है कि उसको ना अपना होश है और ना ही अपने और रब के ताल्लुक का होश है। हमने अब तक एक चीज़ पढ़ी है, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। सूरत नास की पहली 3 आयत हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारी आज थोड़ी बात ये होने वाली है कि जब हमने इलाहिन नास के ऊपर बात की थी ना, तो इलाहिन नास में क्या था कि वो बंदा मुकम्मल फोकस्ड होता है अपने लाइफ के पर्पस की तरफ। वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो उसने इस दुनिया में करना है, उसके रास्ते पर वो वर्क कर रहा होता है। और उस रास्ते पर वो वर्क किसके लिए कर रहा होता है? अल्लाह के लिए कर रहा होता है, अपने इलाह के लिए कर रहा होता है कि मैं अपने इलाह के लिए इस दुनिया में ये मेहनत कर रहा हूँ। मुझे किसी इंसान से कोई नफ़ा नुकसान नहीं चाहिए। जैसे इस वक्त ये फील द कुरान, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन कौन सा इंसान इस लेक्चर को ले रहा है, आने वाले वक्त में कौन लेगा, बट ये मेरी जो कंट्रीब्यूशन है किसके लिए? ये मेरे रब अल्लाह के लिए है। और इसका जो रिटर्न है वो मुझे मेरा रब करेगा, इस दुनिया में भी खैर पहुंचाएगा और आखिरत में भी खैर पहुंचाएगा। क्योंकि जो खैर का आप अमल करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको दुनिया में भी मिलता है, आपको आखिरत में भी मिलता है। कहीं ना किसी ना किसी तरीके से वो रिस्क आप तक पहुंचता है। और हर वो चीज़ जो आपके लिए नफ़ा बख्श है वो आपका रिस्क है। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर ये जो बाकी के सर्कल्स मौजूद है ना, अब ये सर्कल्स होते हैं हमारी लाइफ में मौजूद जितनी भी चीज़ें ना, इधर मैं आपके लिए एक और सर्कल बना रही हूँ। और ये जो मेन इशू है हमारी सोसाइटी का, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये एक सर्कल है जो कि टोटली सर्कल को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर देना चाहूँगी। कलर क्यों दे रही हूँ मैं? क्योंकि इस सर्कल ने क्या किया है कि ये जो इनर सर्कल था हमारा, इसको भी ऑक्यूपाई कर दिया। ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? जब हम इलाहिन नास कहते हैं ना, तो इलाहिन नास की कैटेगरी के अंदर वो अन्नास की कैटेगरी कौन है? वो लोग जो एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने इलाह की इबादत कर रहे हैं अपने मकसद को पूरा करते हुए। वो मकसद का रास्ता उनके इलाह की इबादत है। यानी ये क्या है कि ये वो चीज़ है, ये आपका जो इनर पोर्शन है ना, यहाँ पर ये वाला जो इनर पोर्शन है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका होगा इनर फोकस, फोकस पॉइंट आपका लाइफ का। तो ये क्या होना चाहिए? आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। यानी ये जो इनर स्पेस है ना इस येलो सर्कल के अंदर, ये जो इनर स्पेस है, ये सारी की सारी जो इस पूरे एरिया के अंदर आ रही है, ये ऑक्यूपाई हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रब और अब्द के ताल्लुक की स्पेस है। यहाँ पर इसको मैं डिफरेंट कलर में कर लेती हूँ कि रब और अब्द के ताल्लुक की स्पेस। अब ये जब होगी ना, तो आप उस कैटेगरी में होंगे जिनके लिए जो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है। अब ये जो सर्कल इस वक्त मैंने आपके लिए एक बड़ा सा करके बनाया है और उसको अंदर वाले हिस्से को एक किस्म का ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सर्कल यहाँ पर मैं कह रही हूँ इंसान की मोहब्बत। मैं उस इशू को यहाँ पर एड्रेस करूंगी जो कि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी का इशू है। इसको आप अपनी लाइफ से रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि वो मोहब्बत जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे कि अगर कोई डिग्री है जिसको आप पागल बनकर पागलपन की हद तक उसको हासिल करना चाह रहे हो, कोई जॉब है जिसके लिए आप हलाल हराम नहीं देख रहे, आप राइट एंड रॉन्ग की कोई सेंस नहीं कर रहे और वो जॉब आपके इनर सर्कल को ऑक्यूपाई करिए। कहने का मकसद क्या है कि आपका एक पर्सनल सर्कल है और इस सर्कल में आके दूसरे सर्कल जो है ना वो आपको टच करते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर उन सर्कल्स ने टच करना होता है। अब आप ये देखें कि इन सारे सर्कल्स में मैंने बाकी का जो एरिया ना सर्कल का वो बाहर वाला हिस्सा है, लेकिन इसका छोटा सा ये वाला एरिया है, ये वाला जो उस दूसरे सर्कल के पर्सनल सर्कल के अंदर आ रहा है। अगर तो ये सारे सर्कल जो मैंने शॉर्ट सर्कल्स यहाँ पर बनाए हैं, स्मॉल सर्कल्स, अगर ये आपको इस हद तक कनेक्ट करते हैं ना आपके पर्सनल सर्कल को, तो इट्स हेल्दी। ये हेल्दी अटैचमेंट है, ये हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ये हेल्दी डिग्रीज हैं, हेल्दी जॉब्स हैं। हेल्दी जॉब्स का मतलब क्या है कि ये आपकी बाउंड्रीज को ख़राब नहीं कर रही। आपका ये जो इनर सर्कल है ना, जो आपके और रब के दरमियान का ताल्लुक का सर्कल है, उसको नहीं ख़राब कर रही, तो फिर ये सब हेल्दी है। बट अगर कोई सर्कल आपको हद से ज़्यादा, इसकी हेल्दी स्टेट क्या थी कि ये यहाँ तक आपको यहाँ तक ऑक्यूपाई कर लेता, बट इस सर्कल ने क्या किया है, इसने तो पूरी इनर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हद से बढ़ गई है कोई चीज़, उसकी शिद्दत हद से बढ़ गई है। जो इनर सर्कल था वो आपका आपके रब के लिए और अब्द के ताल्लुक के लिए था। आप अपने रब की मोहब्बत में शदीद क्यों नहीं है? आप हेल्दी बाउंड्रीज को बार बार क्यों क्रॉस कर देते हो? क्योंकि आप किसी ना किसी ऐसी शिद्दत का शिकार हो जिसने आपके इनर सर्कल को ऑक्यूपाई कर लिया और ये इनर सर्कल के अंदर आपका फोकस है।
आपका फोकस वो ले जाता है। आपकी असल हस्ती आपकी सोच है, बाकी सब हड्डियां और गोश्त है। जब आपकी सोच किसी चीज़ से ऑक्यूपाई हो गई, उस सोच के अंदर इलाह नहीं है, ये जो इनर पर्सनल सर्कल है आपका, वो इलाह से ऑक्यूपाई नहीं है, फोकस इलाह की तरफ नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी तबाही के रास्ते शुरू हो गए। इंसान फिर इंसान को तकलीफ क्यों देता है? अब इधर ना मैं इंसान की मोहब्बत, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, इनकी डीप रियलिटीज़ के अंदर इस वक्त मैं नहीं जाऊँगी, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ताकि आप समझ पाएँ कि आपने अपनी लाइफ में किसी भी अटैचमेंट को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी डिग्री को, जॉब को, किसी भी नेमत को या रहमत को अपना इनर सर्कल ऑक्यूपाई क्यों नहीं करने देना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है ना कि ये जो तुम्हारे माल है, औलाद है, जो अज़वाज है, ये तुम्हारे लिए फितना ना बनने पाए। हलाल जो ज़ोज है वो हलाल नेमत है ना, जो औलाद है वो हलाल नेमत है। फिर अल्लाह ताला हमें उन्हीं से कॉन्शियस रहने का क्यों बोल रहे हैं, हालांकि वो तो हमारे लिए हलाल है। फिर वो हमें फितने में कैसे मुब्तला करेंगे? ये एक सिंपल सी एग्जांपल से समझे। अगर एक वाइफ है, उसका पूरे का पूरा फोकस उसके हस्बैंड पर शिफ्ट हो चुका है। अगर एक मदर है, उसका पूरा फोकस उसके बच्चों पर शिफ्ट हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इनर सर्कल उस स्पेसिफिक रिलेशनशिप से ऑक्यूपाई हो चुका है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो मदर इन लॉ एंड जो सिस्टर इन लॉ होती है, सॉरी डॉटर इन लॉ होती है, उनके दरमियान जो फसाद की जड़ होती है वो क्यों होती है? इनर सर्कल खराब है। अगर एक मदर, उसने पूरी ज़िंदगी अपना फोकस सिर्फ अपनी औलाद को रखा है, और हेल्दी फोकस ये नहीं होता, ये नहीं है एक औरत के लिए। अगर उसका पूरा का पूरा लाइफ फोकस उसके हस्बैंड पर है तो ये हेल्दी नहीं है। अगर उसका पूरा फोकस उसके घर पर है तो ये हेल्दी नहीं है। अगर उसका पूरा फोकस उसके बच्चों पर है, ये हेल्दी नहीं है। हमारी लाइफ में डिफरेंट डोमेन्स होती हैं जिनमें हमने बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, एक हमारी एकेडमिक लाइफ होती है, जहाँ पर हम कुछ लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। पर्सनल लाइफ में हमारी अपनी केयर आ जाती है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है, इमोशनल बैलेंस आ जाता है, फिजिकल फिटनेस आ जाती है। दूसरी तरफ जब फिर हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं, उसमें हमने हर रिलेशनशिप को अपनी अपनी डोमेन में रखना होता है। अगर हम उस बैलेंस में नहीं रहते ना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक चीज़ हमारी फोकस को ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर एक औरत माँ की स्टेज पे रही, उसने अपने आप को टोटली निगेट किया पूरी ज़िंदगी, उसने बाकी और किसी रिलेशनशिप की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं किया, और एक बेटा है उसका या फिर 3-4 बेटे हैं, लेकिन उसका पूरा फोकस उसी बेटे के ऊपर है, और पूरी ज़िंदगी अगर उस बेटे के ऊपर उसने इंतहा की तवज्जो लगाई है, तो जब वो बेटा अपनी नेक्स्ट लाइफ में एंटर होता है ना, तो वो एक लाइफ का न्यू एरा स्टार्ट हो जाता है। बट अब वो मदर ऐसी है कि उसने पूरी ज़िंदगी अपना जो फोकस था, जो अपना खब्त था ना, वो अपनी औलाद को बना रखा था, और वो उसके लिए फितना बन गई। और फिर जब उसकी लाइफ का न्यू फेज़ आता है बेटे की ज़िंदगी का, तो फिर बेटे को उसकी ज़िंदगी का मार्जिन नहीं मिलता, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उस मदर ने अपनी ज़िंदगी का मार्जिन भी नहीं लिया होता, बाकी चीज़ों में बैलेंस नहीं मेंटेन किया होता, एक ही चीज़ को अपना हब बनाया होता है, अपना फोकस बनाया होता है, अपने पर्सनल सर्कल को उससे ऑक्यूपाई कर लिया होता है। तो देन फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उस ओल्ड एज में फिर आप चीज़ों को समझा भी नहीं पाते। ये अनरिजॉल्व ट्रॉमा बन जाता है। फिर सेम इज द केस जब एक वाइफ है, अगर वो फुली फोकस एक ही इंसान के ऊपर रख रही है, और उसकी बाकी की लाइफ की डोमेन्स, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी एकेडमिक ग्रोथ नहीं हो रही, वो कुछ लर्न नहीं करी, अपनी जिंदगी में कोई प्रोडक्टिव अचीवमेंट नहीं लेकर आ रही, उसका फोकस एक ही जगह पर अगर स्टक है, एक ही इंसान के ऊपर, तो उसकी पूरी जंग तो यही चलती रहेगी कि ये बंदा, इसने मुझे ये टाइम देना है, मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड करना है, फला ये कर रहा है, फला हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये फसाद क्रिएट होगा। तो अगर सास और माँ, जो सॉरी बीवी, अगर अपने माइंड को खुद, क्योंकि जो पास्ट जनरेशन गुजर चुकी है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, बट आने वाले लोग अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को अपना हक नहीं बता सकते। इसी के ऊपर अब एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई बंदा किसी जॉब के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है और उसको हलाल आराम में नहीं देख रहा, वो उसकी खप बन चुकी है, तो वो जॉब, उसका जो पर्सनल सर्कल है ना, जस्ट वो यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगी, वो पर्सनल सर्कल उसका इधर पूरे का पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, और फिर उसकी ज़िंदगी में वही खप बन जाएगा, और यही चीज़ उसको हिट देगी, क्योंकि ये हिट देना फिर प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का। जिस चीज़ के खत में आप मुब्तला हो जाते हो, फिर आप उसी के ज़रिए तोड़े जाते हो। अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी इंसान की मोहब्बत की। जैसे फितना बनती है चीज़, आपकी हलाल नेमत भी अगर आपने उसको अनबैलेंस कर दिया, खप्त बना दिया, आपके पर्सनल सर्कल को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो आपके लिए फितना बन जाएगी। अब बहुत सारी हमारी मेजॉरिटी, हमारी यूथ जो है, वो एक ऐसी चीज़ में मुब्तला है जहाँ पर उनको कोई ना कोई इंसान पसंद आ जाता है। लेडीज़ को भी हो सकता है, मेल्स को भी हो सकता है। अब इसके पीछे जो अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। आपके जो अटैचमेंट स्टाइल होते हैं ना, इसके पीछे रीज़न क्या है? आपके अटैचमेंट स्टाइल्स। किसी दिन हम इंशाल्लाह इनके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे जैसे कुरान में चीज़ें आगे आती जाएंगी, मैं आपको साथ साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी, क्योंकि डायरेक्शन टू डिवाइन में मेरा मकसद है आपको कुरानिक माइंडसेट देना, आपको कुरान एक ऐसे अंदाज से समझाना कि आप अपनी ज़ात को पहचान सको, आप खुद शनास बन सको, कि फिर आप रब शनास बन सको। अब अटैचमेंट स्टाइल्स में क्या आता है? अटैचमेंट स्टाइल्स में नंबर 1 होता है सिक्योर, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इसके बाद आपका एक अटैचमेंट स्टाइल आता है एंक्शियस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अवॉइडेंट। अब मुझे पता है कि इन टर्म्स की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, और फिर आ जाता है एंक्शियस, अवॉइडेंट। बट मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी इस पॉइंट पर। जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है ना, ये जो अटैचमेंट स्टाइल्स बेसिकली बनते हैं ना, ये आपके चाइल्डहुड में बनते हैं, आपके केयर गिवर्स की वजह से। जैसा आपके केयर गिवर्स का बिहेवियरल पैटर्न आपके साथ होगा, वैसा अटैचमेंट स्टाइल आपका बन जाता है। जो बच्चा है वो अपनी 5 साल की उम्र तक बन जाता है जो उसने बनना होता है। 1 से 7 साल की उम्र तक वो एक माइंड की स्टेट में रहता है। आपके ब्रेन की ना डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। एक होती है आपकी थीटा स्टेट, एक होती है आपकी अल्फा स्टेट, एक होती है आपकी बीटा स्टेट, और एक होती है आपकी डेल्टा स्टेट। अब इसमें मुराद क्या है? जो आपकी है ना बीटा स्टेट, इस वक्त मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये बीटा स्टेट है। देन आपकी आती है एक अल्फा स्टेट, जो एक रिलैक्सेशन वाली कैफियत होती है ना, सोने से पहले या सो के आप उठते हो तो सोने से थोड़ी देर पहले, यानी कुछ मिनट्स पहले,
और सोने के सोकर जब आप उठते हो तो थोड़े से गुनूदगी की हालत में होते हो, रिलैक्सेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर, ये अल्फा स्टेट होती है। उसके बाद थीटा स्टेट आ जाती है, ये आपकी डीप स्लीप की जो स्टेट होती है ना, बट ये स्लीप ये ड्रीमलेस होती है, इसके अंदर आपको ड्रीम्स नहीं आ रहे होते। उसके बाद एक होती है आपकी डेल्टा स्टेट, तो ये डेल्टा स्टेट होती है जिसमें आपको ड्रीम्स वगैरह आते हैं, तो ये बेसिकली आपकी ड्रीम स्टेट्स हो गई। तो अब आपके पास जो फिनोमिना ना, इधर आपकी है थीटा स्टेट, तो इधर है आपकी बीटा स्टेट, तो इस मिड में आपकी होती है अल्फा स्टेट, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ये स्टेट्स क्या है, ये बेसिकली ना वेव्स हैं, आपकी ब्रेन वेव्स, एक होगी बीटा वेव्स की हालत, एक अल्फा वेव्स की, एक थीटा वेव्स की एंड एक डेल्टा वेव्स की होगी। बच्चा अपनी 1 से 7 साल की उम्र तक थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है, और ये वो स्टेट होती है जिसमें उसका माइंड क्लीन स्लेट है, जो आप डालोगे, जैसा बोलोगे, जैसा दिखाओगे, जैसा करोगे, वो उसके माइंड के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड में। अब कुछ को सबकॉन्शियस माइंड का नहीं पता होगा, आपके ब्रेन के ना 2 हिस्से हैं, तो इसमें से एक है आपका कॉन्शियस और एक है आपका सबकॉन्शियस, ठीक है। तो जो सबकॉन्शियस है वो क्या है कि जो आपके वॉलंटरी रिएक्शंस होते हैं ना, वो आपका कॉन्शियस डील कर रहा होता है, और जो आपका ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस से डील हो रहे होते हैं। जैसे आग हाथ को जलाती है, तो अगर किसी गर्म चीज़ से आपका हाथ टच करेगा, फौरन से हाथ पीछे आ जाता है। आपका दिमाग आपको नहीं कहता कि भाई साहब आपका हाथ जल रहा है, पीछे कर लें, नहीं तो पूरे का पूरा जल जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा होता, आप फौरन से हाथ पीछे कर लेते हो। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डील कर रहा होता है। अब ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, ये आपका बन जाता है आपकी चाइल्डहुड से, और इसी चाइल्डहुड में जो आपके केयर गिवर्स होते हैं, आपके फादर, आपके मदर, इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप, हमारी सोसाइटी इस वक्त क्यों खराब है, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है। जब उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, सिक्योर नहीं है, एक दूसरे के साथ बदकलामी हो रही है, खत बन चुके हैं, एक बैलेंस्ड वे में अपने रिलेशनशिप को नहीं लेकर चल रहे, अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होता है वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उस बच्चे का एक अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। तो अगर उसको वो अटैचमेंट बहुत पॉजिटिव मिली है ना, उसका जो अपब्रिंगिंग एनवायरमेंट था बचपन में, 1 से 7 साल की उम्र, थीटा स्टेट ऑफ माइंड, क्लीन स्लेट है ब्रेन, जो कुछ जा रहा है वो ठप्पा लग रहा है उसके ब्रेन के अंदर। फिर 7 साल से प्यूबर्टी की एज तक, बालिग होने की जो उम्र है, लड़का लड़की दोनों की, तो बालिग होने की उम्र तक उनका ब्रेन रहता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर। अब जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें क्या है कि जितने भी मिरेकल्स हैं, क्रिएटिविटी हैं, जो चेंज आता है, जो बड़े काम होते हैं, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। ये बच्चा अपनी 7 साल की प्यूबर्टी की एज तक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। प्यूबर्टी से आगे आपकी डे टू डे लाइफ में बीटा स्टेट्स ऑन हो जाती है, आप बीटा स्टेट में चले जाते हो। फिर जब आप पूरे दिन में रिलैक्स करोगे, लाइक सोने से कुछ देर पहले और सोकर उठ के कुछ देर बाद, ये आपकी अल्फा स्टेट होगी। अदरवाइज आपको अल्फा स्टेट नहीं मिल रही होती। आपको कॉन्शियसली अल्फा स्टेट में अक्सर विद मेडिटेशन जाना पड़ता है, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। अगर कुछ ऐसे पैटर्न उसके अंदर हैं जो कि टॉर्चर बेस्ड हैं, या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमा है, तो उसको हील करने के लिए ना अल्फा स्टेट में लेकर जाया जाता है। और जो थीटा स्टेट और जो डेल्टा स्टेज है, ये वो स्टेज है जिसमें आप गहरी नींद में होते हो और आपको ड्रीम्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो अगर उसको बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला तो उसको सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल मिलता है। एंशियस उसको कब मिलता है, जब वो परेशान हो जाता है और एक चीज़ के पीछे ना, एक चीज़ उसका हक बन जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये जो पैटर्न बनता है ना, इस माइंडसेट में बेसिकली एक इंसान किसी एक ही चीज़ के ऊपर स्टक हो जाता है। वो कोई जॉब है, डिग्री है, रिलेशनशिप है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, वो उस चीज़ के लिए ना बहुत एंशियस हो जाएगा, बहुत टची हो जाएगा उसके लिए। उसके साथ उसके 24/7 गुजरने शुरू हो जाएंगे, उसका माइंड टोटली ऑक्यूपाई हो जाएगा उस एक चीज़ से, और उस चीज़ के वो फियर में चला जाएगा, ये चीज़ मुझसे खो जाएगी, और अगर खो जाएगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। तो जो बड़े का माइंडसेट होता है ना, अबंडेंस का माइंडसेट, कि ज़िंदगी ना यहाँ से शुरू हुई थी और ना ज़िंदगी यहाँ पे खत्म होती है, ये एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में ये माइंडसेट नहीं होता। एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में वो इंसान एक ही चीज़ को लेके बहुत टची होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में आपके, जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंक्लाइन हो रहे होते हैं, और वो आपसे ज़्यादा टाइम की डिमांड कर रहे होते हैं, चाहते हैं कि आप उनको टाइम दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, उतना वो सिक्योर फील करते हैं, और ज़रा सा आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो सिक्योर फील नहीं करेंगे। अब इसका हल ये नहीं है कि आपने उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, नहीं। जो लोग एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं, उनको खुद को हील करना पड़ता है और सिक्योर में मूव करना पड़ता है। ये अटैचमेंट स्टाइल आपकी जवानी के किसी एक्सपीरियंस की वजह से भी बन सकता है, आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा भी, या फिर आपका जो आपके केयर गिवर्स थे, आपके जो पेरेंट्स थे, उनके अपब्रिंगिंग पैटर्न की वजह से भी हो सकता है। तो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में आपको पता चल गया कि आप खत क्रिएट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में। अवॉइडेंट ये होता है कि जो बेसिकली अवॉइड करते हैं, वो घबराते हैं किसी चीज़ से अटैच होने में। अगर उनको किसी चीज़ की अफेक्शन मिल रही हो ना, कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही हो, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐड होगी तो उसके बाद वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनकी जो फ्रीडम है वो कट हो जाएगी, और वो उस चीज़ से फिर अवॉइड कर रहे होते हैं। ये भी एक डिस्टर्ब अटैचमेंट स्टाइल है जिससे मूव करना होता है सिक्योर की तरफ। एंड एंशियस अवॉइडेंट, इन दोनों का मिक्सचर है जो कि इस पर्सन के अंदर आता है, और सब लोगों के अंदर ये अटैचमेंट स्टाइल्स मौजूद होते हैं। जिनका तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, उनके लिए हेल्दी होता है सब कुछ, वो हेल्दी वे में, बैलेंस्ड वे में चीज़ों को लेकर चलते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट एंड एंशियस अवॉइडेंट है, ठीक है, इनको प्रॉब्लम आती है। गूगल पर इसका टेस्ट भी मौजूद होगा, आप लोग गूगल पर लिखें अटैचमेंट स्टाइल, और उसके बाद उस टेस्ट को परफॉर्म करना शुरू करें, तो आपको ये पता चल सकता है कि आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो क्या है, ठीक है। एंड सिक्योर है तो फिर मुबारक हो, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामती अता फरमाए। और अगर एंशियस है, अवॉइडेंट है, एंशियस अवॉइडेंट है, तो आपकी लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो आप अपना खत बना लेते हो चीज़ों को और उनके पीछे भागने लग जाते हो, जितना आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे, इस कुदरत का कानून है कि वो चीज़ उतनी आपसे दूर भागेगी, वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। जितना आपने किसी चीज़ को लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं करना, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को टोटली निगेट कर दो। अब यहाँ पर जो आपके सामने सर्कल है, ये सर्कल टोटली ऑक्यूपाई कर रहा है ना माइंड को,
अटैच्ड हो रहे हो आप इस चीज़ के साथ। आप अगर डिग्री के साथ अटैच हो गए, ये आपका अटैचमेंट स्टाइल है, जॉब के साथ अटैचमेंट स्टाइल है, फैमिली के साथ है, उस इंसान के साथ है आपका अटैचमेंट स्टाइल। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे आपको जो जिनको कोई जो लव रिलेशनशिप होता है उसमें उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला होता, बट वो स्टिल उसी इंसान को अच्छा मान रहे होते हैं, उसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। वो क्यों उसके पीछे बैठे हुए होते हैं? क्योंकि वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के अंदर होते हैं, उनके माइंडसेट को हील होने की ज़रूरत होती है। जैसे ही उनका माइंडसेट हील हो जाएगा, वो उस अटैचमेंट स्टाइल से निकल जाएंगे और वो इंसान उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा, जैसे वो इंसान बाकियों के लिए नॉर्मल है। उसके लिए वो पीक पर खड़ा नहीं होगा। ये वो हिसाब है कि जैसे एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में या अवॉइडेंट में तो बेसिकली वो टोटली अवॉइड करते हैं उस चीज़ के अंदर एंटर होने में। तो बहुत सारे जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने आप को और अपने साथी को समझ जाओ ना, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। इधर मैं एक जुमला कोट करना चाहूँगी फॉर द एंग्शियस वंस, जो किसी भी चीज़ के खप्त में मुब्तला हैं, किसी का पालतू जानवर बनकर नहीं रहना चाहिए। पालतू जानवर दुम हिलाता हुआ पीछे पीछे चलता जाता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, उसके पीछे पालतू जानवर की तरह पड़ जाता है वो। किसी का पालतू जानवर मत बने। आपकी एक अपनी पहचान है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी में सिक्योर हो। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल को हील करने का एक सबसे बड़ा रास्ता ये है कि आप अपने आप के ऊपर मेहनत करें, अपने आप को पर्सनली ग्रो करो। अगर कोई ऐसा जख्म है जो कि माजी का लग गया है दिमाग को, साइकोलॉजिकल वुंड्स होते हैं और ये बड़े डरे किस्म के होते हैं। आपका जो फिजिकल वुंड है ना, ये इतना सख्त नहीं होता जितना आपका साइकोलॉजिकल इमोशनल वुंड होता है। ये जो जहनी और जज्बाती जख्म होते हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा था ना कि वो से ज़्यादा सख्त कोई दिन था, ताइफ का दिन था वो। ताइफ के दिन जंग तो नहीं हुई थी, ओहद में तो जंग हो रही थी। लव्ड वंस जो हैं वो शहीद हो गए थे ओहद के अंदर, ग़ज़वा ओहद में। फिर भी ताइफ का दिन सख्त है, क्योंकि ताइफ के अंदर साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, इमोशनल टॉर्चर था। उधर फिजिकल टॉर्चर जंग के जैसा नहीं था। जंग के मैदान में और ताइफ के वाक़े में बहुत फ़र्क है। किस तरह से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया था, कलेजा चबाया गया था, उनका कलेजा निकाल कर उसको चबाया गया था। हिंद नाम की औरत थी और वो लेडी, उसके पीछे रीज़न ये था कि उनके जो भाई थे, 3 भाई, उनसे बड़ी मोहब्बत थी उनको। वो बदर के मैदान में शहीद हो गए, सॉरी कत्ल हुए थे, क्योंकि वो कुफ़ार थे जब मुकाबला हुआ था मुसलमानों का और कुफ़ार का। तो हिंद जो लेडी थी ना, वो रोती नहीं है। उन्होंने अपने आंसुओं को ज़ब्त कर लिया होता है अपने अंदर। एक आंसू नहीं टपकाया होता। बाकी लेडीज़ अपने लॉस पर, अपने फैमिली लॉस पर रो रही हैं, जो मक्का की लेडीज़ हैं, बट हिंद नहीं रोती। वो अपने आंसुओं को, एक आंसू को नहीं बहने देती। क्यों? उन्होंने अपने अंदर के उस तपिश को मिटाना नहीं होता। उनके अंदर आग जल रही होती है बदले की। और फिर वो पूरी जो तैयारी हो रही होती है ना ओहद के मैदान की, उसमें उनका वो बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। और जंग के मैदान में लेडीज़ नहीं जाया करती थी। हिंद बाकायदा गई हैं ग़ज़वा ओहद में, और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के लिए उसने एक पर्सन को हायर किया, हबशी को हायर किया। और ये वाक़या हमें बहुत कुछ सिखाता है। अपने काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए आपको उस फील्ड का माहिर बंदा लेना है। और फिर यहाँ नहीं रुकी वो कि फील्ड का माहिर बंदा मिल गया जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं हुआ उस हबशी का, तो उसके बाद वो छोड़ दें। नहीं, वो जंग के मैदान में साथ गई हैं, इसरार करके मर्दों के साथ गई हैं कि नहीं मैं साथ जाऊँगी, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली। वो वहाँ पर गई हैं, वो पूरी की पूरी प्लान को, स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करती रही हैं कि जैसा होना चाहिए वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। आप किसी को कोई काम हैंड ओवर करके आराम से काउच पर नहीं बैठ सकते, काउच पोटैटो नहीं बन सकते आप। आपको क्या करना है? आपको मॉनिटरिंग करनी है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा सिचुएशन को। उसने मॉनिटर किया। देन जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है तो उसने कलेजा चबाया। इस हद की नफ़रत, इस हद तक का जो रिवेंज था उसके दिल के अंदर मौजूद था। और उस औरत ने उस पूरे अरसे में, बदर से ओहद तक, अपने आप को रोने नहीं दिया। क्योंकि जब इंसान रोता है ना, उसके दिल से गम निकल जाता है। उसने गम को नहीं था निकालना, उसने बदला लेना था। उसने बदला भी लिया है। एक औरत का, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलेजा चुबाना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर वो हिंद मुसलमान भी हुई हैं बाद में, आखिर में मुसलमान भी हो गई थी। और जब भी देखें कि जो काफिर होने के लेवल पर, इतने इंटेंस लेवल की जो कुफर है वो कर जाते हैं, तो फिर जब वो मुसलमान हुए तो फिर उन्होंने किस लेवल की वफा निभाई होगी इस्लाम के साथ। जब उन्होंने काफिर होकर इतनी इंटेंस लेवल पर वो लोग गए हैं, तो फिर मुसलमान होकर फिर उनकी इंटेंसिटी क्या थी। तो हमें सीखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल वुंड्स और इमोशनल वुंड्स होते हैं, और ये बड़े सख्त किस्म के होते हैं। इनको डील करना पड़ता है, हील करना पड़ता है। ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अपने आप को उसी तरह से ना रखें जैसे आप आ जाएं, जैसे आप माजी में थे। खुद को ग्रो करें, आगे लेकर जाएं। अल्लाह ताला ने एक जुमले से बताया, आपकी जो अज़वाज और आपकी औलाद आपके लिए फितना ना बनने पाए, हलाल नेमतें फितना नहीं बनने पाए। जो हराम है उनकी तो बात ही नहीं की गई, हलाल की बात यहाँ पे की गई है। हलाल कैसे फितना बनेगी? जब वो खप्त बन जाएगी। जब वो खप्त बन गई है, आपके इनर सर्कल को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि यहाँ पर इला नहीं है। ये जो इनर स्पेस है ना, ये इला की स्पेस है। आपको बाकी सर्कल्स आकर टच करेंगे, बट वो ये वाला टच होगा, इतने लेवल का टच होगा, सारे होंगे आपकी लाइफ के अंदर। और अगर जस्ट वो इस पॉइंट तक टच कर रहे हैं तो वो हेल्दी कनेक्शंस हैं, हेल्दी अटैचमेंट्स हैं। और अगर कोई हद से आगे बढ़ गई है ना अटैचमेंट, और ये उस पर्सन ने नहीं करवाई होती, ये आपके अपने दिमाग से हुई होती है, तो आपको अपने दिमाग को डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे है कि सूरत नास में अब तक हम ना जो कवर कर चुके हैं वो फर्स्ट हाफ हमने कवर कर लिया है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, जिसकी हमें पनाह चाहिए। अब सेकंड हाफ की बात आती है। सेकंड हाफ में क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। लास्ट 3 आयत, जिससे हमें पनाह चाहिए, जिससे बचना है हमने। अब जो कोर मैसेज है ना सूरत नास का, जो क्लाइमेक्स है, वो है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन का मतलब क्या है? फ्रॉम, मतलब जिससे हमें ना पनाह चाहिए। तो शर, अब आज की क्लास में काफ़ी हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई है कि आपने अपने आप को एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में कैसे लेकर आना है।
खुद को बेहतर कैसे बनाना है, अपने इनर सर्कल को अपने इलाह के ऊपर फोकस्ड कैसे रखना है। ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी तबाही का शिकार हुई हुई है। मेजॉरिटी हमारी तबाही का शिकार जस्ट इस वजह से है। शैतान उनके ऊपर सिर्फ उनको एक वसवसा दे सकता है, विस्पर कर सकता है उनके कान में आके। उनके जो स्टेप्स होते हैं वो अपने पर्सनल होते हैं। इसीलिए सूरत नास में ज़्यादा एम्फोसिस है, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। सूरत फलक में जस्ट रब्बिल फलक है, क्योंकि ये वो है जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जाके मसला क्रिएट होता है। ये बाहर का मसला नहीं, ये अंदर का मसला है। अब शर और वसवास और खलनास, नेक्स्ट जो क्लासेस आपकी आएंगी इनके ऊपर हमारी 1 बाय 1 बात होने वाली है। ये क्लाइमेक्स है, इस पार्ट को मिस नहीं करना। ये आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी ये चीज़, अगर आप इसको सीख गए तो। क्योंकि शर का मीनिंग, उसके बाद वसवास, बहुत डीप मीनिंग है। कैसे शैतान आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में जाके विस्पर करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जाके एक मैसेज पुट करता है और आप उस मैसेज पर एक्ट करने लग जाते हो। और खन्नास, यहाँ पर अल्लाह ताला ने शैतान क्यों नहीं यूज़ किया, कि शैतान का वसवसा, खन्नास का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, ये भी बात है। और वसवास, वसवास ये जो रिपीटिशन है ये क्यों हुई है, शर का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। अब इससे अगली क्लास में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।